A very healthy good morning to all the aspirants and the aspirants. After a long gap, you must be aware of your examination date and the notification given by UPSC for the respective examination. आज के वीडियो में हम आपके एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड जो क्यूरीज थी लंबे समय से, क्योंकि ये एग्ज़ामिनेशन आपका अप्रैल 2019 में शेड्यूल्ड था और कोविड-19 इशू के कारण जो है ये सस्पेंड हो गया था। और इसके बाद जो है इसकी नोटिफिकेशन के साथ ही बहुत सारे ऐसे डाउट्स इमर्ज्ड हो गए हैं इसमें, जिसके कारण बहुत सारी क्यूरियोसिटीज़ हमारे पास आ रही हैं। इन क्यूरियोसिटीज़ को अगर मैं अलग अलग स्लैब्स में रखूँगा इसमें, तो मुझे लगता है आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसको पूरे ध्यान से देखेंगे इसमें और अपने बेसिक डाउट्स को क्लियर करेंगे कि इस बार की एलिजिबिलिटी का जो पार्ट होगा या जो एग्ज़ामिनेशन है आपका, जिसका शेड्यूलिंग जो है आपका 6 सितंबर 2020 में होने वाला है। तो इसमें कौन कौन से चीज़ें हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहले रीसेंट नोटिफिकेशन में यूपीएससी एनडीए 1 और 2 हमें पता होना चाहिए। साल में एनडीए के 2 एग्जामिनेशंस होते हैं, जिसे एनडीए 1 और एनडीए 2 कहते हैं। इसमें एनडीए 1 यूजुअली इसका शेड्यूलिंग अप्रैल और एनडीए 2 का शेड्यूलिंग जो है इन द मंथ ऑफ सितंबर में होता था। लेकिन इस बार 2020 में पहली बार इसके शेड्यूलिंग को मर्ज किया गया है, यानी कि एनडीए 1 और एनडीए 2 के एग्जामिनेशन अब एक साथ ही कंडक्ट किए जाएंगे और इसके लिए नोटिफिकेशन आ चुकी है। इसमें जो भी एग्जामिनीज़ हैं उनको 30 जून तक अपने फॉर्म को फिलअप करना है। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बेसिक पार्ट्स हैं, बेसिक क्यूरीज़ हैं, कन्फ्यूज़न है, जिसको मैं अलग अलग सेगमेंट में बताऊंगा, तो मुझे लगता है आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले समझ लें कि हमें कौन कौन सी बातों को इसमें ध्यान में रखना है और किन बातों पर आज मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहला हमारा एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी का मतलब है योग्यता। जो स्टूडेंट्स अप्रैल वाले एग्जामिनेशन में एलिजिबल थे, क्या सितंबर में जब ये एग्ज़ाम होगा तो उसकी एलिजिबिलिटी उनकी लॉस्ट हो जाएगी या उनकी वो रिटेन रहेगी, इससे रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। नेक्स्ट है आपका सिलेबस यानी कि क्या इस बार जो एग्ज़ाम होगा वो आपके जो अप्रैल 2020 वाला जो पेपर था ये उसी को एक्सटेंड किया गया है कि इसका सिलेबस भी कुछ चेंज होगा। इसमें सिलेबस की मैं बात जब करूँगा तो इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखें इसमें। तो सिलेबस कौन सा होगा, क्या चेंज होगा कुछ इसमें, तो उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। नेक्स्ट है नंबर ऑफ़ सीट्स। क्या ये एग्जामिनेशन जो एनडीए 1 एनडीए 2 को मर्ज कर दिया गया है, तो क्या इसकी नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ेंगी घटेंगी, क्या होगा, इसके बारे में क्या व्यूज़ आ रहे हैं, क्या क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है हमारा कट ऑफ मार्क्स जो है उसके बेसिस पर कट ऑफ कैसे बनेगा इस बार। ये क्या हम इस बार ज़्यादा हाई स्कोर करने वाले हैं, स्कोरिंग कम जाने वाली है, इससे भी रिलेटेड कुछ क्यूरीज़ हैं इसमें। तो कट ऑफ के सेगमेंट में उसको डील करेंगे। और लास्ट में आपको बात करूंगा स्ट्रैटेजी के बारे में। व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी टू हिट द एग्जामिनेशन, इसके बारे में। यानी कि 5 अलग अलग सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं। तो जो भी एग्जामिनीज़ हैं उनको बहुत ध्यान से इन बातों को सुनना है। सबसे पहला पार्ट है आपका व्हाट शुड बी द एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्या है? इससे पहले के वीडियोज़ में आपको पता होगा मैंने एनडीए की सारी एक बहुत ही ब्रॉड लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन को शेयर किया था आपके साथ ही कि व्हाट आर द क्राइटेरियाज ऑन विच examinee should prepare themselves for NDA written examination as well as for SSB interviews। तो आप उसको थोड़ा सा फोकस करेंगे इसमें। तो हम इसको आज एक शॉर्टकट प्रोसेस में लेके जाएंगे कि एलिजिबिलिटी के बारे में हम क्या बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ की एलिजिबिलिटी जो है आपकी, इसमें बेसिक क्वेश्चंस ये आ रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स अप्रैल वाले एग्ज़ाम के लिए, अप्रैल 2020 में जो एग्ज़ाम था, अगर वो उस समय लास्ट अटैम्प्ट में थे, तो क्या अभी सितंबर में जो एग्ज़ाम होगा क्या उनकी एलिजिबिलिटी बनती है कि उनका एज जो है एक्सपायर माना जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ क्यूरीज़ हैं जिसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि अगर आपने फॉर्म भरा हुआ है अप्रैल 2020 के लिए और वो एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ है, तो आपकी एलिजिबिलिटी बिल्कुल रिटेंड है, आपकी बनी हुई एलिजिबिलिटी, और आपको फॉर्म दोबारा भरना भी नहीं है। जिन्होंने भी फॉर्म पहले भरा हुआ है, जिन एग्जामिनीज़ ने फॉर्म पहले भरा हुआ है, आइदर दे आर फॉर द अपेयरिंग कैंडिडेट्स और दे आर द पास्ट कैंडिडेट्स, इन दोनों ही कैंडिडेट्स ने जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है, इनको कुछ भी चेंज नहीं करना है। क्योंकि अपेयरिंग कैंडिडेट्स यहाँ पर इस बात के लिए डाउटेड हैं कि अब तो हम वो पास्ट कैंडिडेट की कैटेगरी में हैं, तो क्या हमारे फॉर्म की एलिजिबिलिटी या फॉर्म को चेंज करना होगा। ध्यान रखें, अगर आपने फॉर्म भरा हुआ है और आपकी एलिजिबिलिटी अगर पहले थी
तो अभी भी वो बिल्कुल रिटेन्ड है, उसमें कोई चेंज नहीं है, आपको फॉर्म फिलअप नहीं करना है। नेक्स्ट, अगर आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है, जनरली वो कैंडिडेट्स जो किसी कारण से कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स के कारण या आप अपेयरिंग कैंडिडेट्स थे, आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है, या इस बार आप अपेयरिंग कैंडिडेट्स की लिस्ट में आ रहे हैं इसमें, तो आप इस बार नए तरीके से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखें इसमें, अगर आपने पहले फॉर्म फिलअप कर दिया है तो आपको दोबारा फॉर्म के लिए फॉर्म फिलअप नहीं करना है। आपका पहले वाला फॉर्म रिटेन्ड है, उसको कंटिन्यू किया जाएगा। जो नए एग्जामिनीज़ हैं उन्हीं को सिर्फ फॉर्म इस बार भरना है इसमें, तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखें। ये दोनों ही स्लैब में 2 क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपकी अप्रैल 2020 में लास्ट अटैम्प्ट होगी तो क्या इस बार भी दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाएंगे, क्योंकि वो एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन्ड हुआ था। पोस्टपोन्ड होने के बाद कैंसिल नहीं हुआ है, पोस्टपोन्ड हुआ है, और वो एलिजिबिलिटी एज की जो क्राइटेरिया है उसको आप बिल्कुल फॉलोअप कर रहे हैं, और यहाँ तक आप ज़रूर जाएंगे इसमें। नेक्स्ट है यहाँ पर ये जो एग्ज़ामिनीज़ पहले इसमें फॉर्म नहीं भर चुके थे, क्या उनको ही सिर्फ फॉर्म भरना है या वो बाद वाले एंट्रीज़ में जाएंगे? क्योंकि पहले जो फॉर्म भर रहे हैं क्या सिर्फ उन्हीं के लिए एग्ज़ाम होने वाला है? यहाँ पर भी ये क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो नए एग्ज़ामिनीज़ हैं इन फॉर्म को फिलअप करेंगे, और उनका फिलअप एंड डेट जो है आपका 30 जून है, तब तक आप फॉर्म फिलअप करेंगे। ऑनलाइन मोड होता है फॉर्म फिलअप करने का, ये बाकी प्रोसेस आपको पता होगा। तो एलिजिबिलिटी से रिलेटेड जो डाउट्स थे मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है सिलेबस। व्हाट शुड बी द सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन। आपका सिलेबस जो है जैसा पहले था वैसा ही सिलेबस है। पूछा गया है क्या इसमें कुछ चेंज होने के चांसेस हैं इसमें, तो चेंज होने के कोई चांसेस नहीं है। ये बात ज़रूर है इसमें कि ये एग्ज़ाम जो कि अप्रैल में कंडक्ट होना था और ये अब जो सितंबर में हो रहा है, जिसको मर्ज कर दिया गया है, एक साथ होने वाला है, तो इसमें कुछ सेगमेंट में थोड़े से चेंजेस आएंगे, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसमें। हम बात कर रहे हैं सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन। आपका ये एग्ज़ाम जो है वो 2 बेसिक पेपर में डिवाइड है आपका। पहला है मैथमेटिक्स और दूसरा है आपका GAT, गैट कहते हैं, जनरल एबिलिटी टेस्ट कहते हैं। पहला पेपर आपका मैथ्स का है जो कि 300 मार्क्स का है। ऑब्वियसली 300 मार्क्स ही रहेगा इसमें, और वैसे ही क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं अप्रैल में जो आने थे। लेकिन अभी GAT में कुछ सेगमेंट में चेंजेस देखेंगे। अभी GAT का आपका जो सेगमेंट है, रिसेंट जो अपडेट्स UPSC के रहे हैं अभी, चाहे वो किसी भी एग्जामिनेशन में हो, इसमें एक कॉमन सी बात देखी गई है, इसमें करंट अफेयर्स का स्लैब थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है यानी कि इसके स्लैब्स को अराउंड जो है 15% 20% स्लैब में रखा जा रहा है इसमें। तो क्या ये करंट अफेयर्स जो है अप्रैल तक के एग्ज़ाम में, क्योंकि फॉर्म तो पहले से बन गया होगा इसमें, मार्च में लॉकडाउन हुआ था और अप्रैल में एग्ज़ाम होगा, तो ये क्या पहले वाला ही एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर होगा या कुछ चेंज हुआ होगा? तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा कि एग्ज़ामिनेशन जो है अब आगे एक्सटेंड हो गई है इसमें। तो अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में शेड्यूल डेट है आपका 6 सितंबर को। तो हमें ध्यान रखना है इसमें कि जुलाई और अगस्त, अर्ली अगस्त तक का जो करंट अफेयर्स है इसको थोड़ा सा आप ब्रशअप ज़रूर करें, क्योंकि करंट अफेयर्स का स्लैब इसमें चेंज होगा इसमें, क्योंकि ये एग्ज़ामिनेशन सितंबर में जब जा रहा है तो ये ओल्ड स्टूडेंट्स भी हैं और नए स्टूडेंट्स भी हैं, तो उनको पुराने पेपर वाला एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होगा। इसके चांसेस ज़्यादा हैं इसमें कि पूरी तरह से पेपर जो है इसको रिवाइज़ किया जाएगा, और रिवाइज़ करने में कुछ टेक्निकल चीज़ों को शामिल किया जाएगा इन बातों को थोड़ा ध्यान रखें। देखिए, मैंने कुछ डेटा स्पेसिफिक बनाया है जो कि आपको बहुत कम सुनने को मिलेगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं इसमें कि नहीं, इस बार जो है एग्ज़ाम का स्लैब बढ़ जाएगा, यानी कि कट ऑफ इसका बढ़ जाएगा, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं नहीं, कट ऑफ जो है कम होगा, कुछ भी नहीं होगा, पहले जैसा ही होगा। मैं आपको बताऊं कि UPSC अपने ट्रेंड में हमेशा ही चेंज करता रहता है, लेकिन एक कॉमन सी बात देखी गई है, UPSC में कभी भी किसी ने 50% से ज़्यादा स्कोर में कट ऑफ नहीं बनाया इसका। तो हमें ध्यान रखना होगा कि बहुत हाई कट ऑफ की डिमांड इस बार नहीं होने वाली है। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है इसमें, NDA एग्जामिनेशन मेनली 3 पेपर सेट्स पे बना हुआ, 3 पेपर सेट पे बना हुआ। नंबर 1 पेपर सेट माने 2 पेपर होते हैं, लेकिन 2 पेपर्स हैं इसमें, लेकिन पार्ट इसके 3 हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ये बातें मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में समझाई हैं, उनको समझ लीजिएगा। अभी शॉर्ट में बात करते हैं। पार्ट 1 मैथमेटिक्स है, पार्ट 2 आपका इंग्लिश है, और पार्ट 3 आपका जो है जर्नल साइंस एंड जर्नल अवेयरनेस का पार्ट है आपका। तो 3 पार्ट हैं और तीनों पार्ट को ही इंक्लूड किया जाता है। और इसमें कंडीशन एक है, आपको ये तीनों पार्ट में जो है अलग अलग समय में कभी 25% का स्लैब है, कभी 30% का स्लैब है, यानी कि 25% हर एक पेपर में आपके होने चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि UPSC जो है सिचुएशन वाइज जब देखती है कि एग्जामिनीज ज़्यादा आ रहे हैं, ज़्यादा एग्जामिनीज ने फॉर्म भरे हैं, तो इसके मार्क्स का स्लैब पर पार्ट जो है बढ़ा देती है। इस बारे में ज़रूर सोचिए। मेरे हिसाब से हर साल के एग्जामिनेशन में हमारे पास 1000 ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड होते हैं इसमें। हर साल जो है 20% स्टूडेंट्स जो है
अपने हाई स्कोरिंग के बाद भी रिज़ल्ट सिर्फ इसलिए नहीं श्योर कर पाते हैं इसमें क्योंकि उनका ये स्ट्रैटेजी जो है वो अनअवेयर रहते हैं इसमें कि ये 3 पार्ट का पेपर, वो कहते हैं 2 पेपर है सिर्फ, लेकिन ये पार्ट 3 है इसमें, पार्ट 1 इंग्लिश, पार्ट 2 इंग्लिश, पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स, पार्ट 2 इंग्लिश और पार्ट 3 जर्नल साइंस एंड जर्नल अवेयरनेस, इस तरह से बना हुआ। तो हमें ध्यान रखना है इसमें मार्क्स आपको पता होगा, मैथ्स के 300 मार्क्स हैं, इंग्लिश के 200 मार्क्स हैं और 400 नंबर आपके जर्नल अवेयरनेस एंड जर्नल साइंस के। तो इस तरह से ये 3 सेट्स में बने हुए, इसको हम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कहते हैं इसको। और इस पार्ट में से हर एक पार्ट में आपको जो है 25% की स्कोरिंग मिनिमम लानी ज़रूरी होती है अगर आपको एग्ज़ाम पास करना है। ऐसा नहीं है कि आपको जो है एनडी एग्ज़ाम में जैसे मान लेते हैं 300 का कट ऑफ बन रहा है तो आप सिर्फ मैथ्स में ही लेके आएँ और सिर्फ आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में ही लेके आएँ तो पास हो जाएंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपको ये तीनों ही पार्ट में आपकी स्कोरिंग 25% होनी बड़ी ज़रूरी है। ये 25% का स्लैब जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बार इसके रूल्स में चेंज होगा क्योंकि इसका वॉल्यूम इस बार बड़ा है कैंडिडेट्स का। जब दोनों ही NDA 1 और NDA 2 को मर्ज किया जाएगा तो ये बड़ा ऑब्वियस सा बात है कि इसमें जो है हमारे पास कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा आएंगे और ज़्यादा कैंडिडेट्स का मतलब जो है इसमें हमें अलग अलग अपनी स्ट्रैटेजी को बनाना है। क्या ज़्यादा कैंडिडेट्स का मतलब होता है उनका ज़्यादा सिलेक्शन श्योर हो जाना? ज़्यादा कैंडिडेट्स का मतलब होता है क्या इसकी कट ऑफ जो है वो हाई जाना? ये पूरी तरह से एक मिथ है। बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने, ऐसी बातें कर रहे हैं कि इस बार हाई कट ऑफ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ इस बात का ध्यान रखिएगा इस बार ये कि सबसे पहला जो चेंज आएगा इसमें वो आपके पर पार्ट के स्लैब को बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि 25% की जगह पर 30% किया जा सकता है। मैं कह रहा हूँ अजम्पशंस, ये यूपीएससी का स्पेशल प्रिविलेज होता है कि वो अपने डिसीजंस लेती है, हमारे और आपके कहने और सोचने से नहीं होगा इसमें। लेकिन मैंने इसमें कुछ रिसर्च किया है, ज़रा ध्यान से सुनेंगे। 2015 के 1 एग्ज़ाम में, यानी कि साल में 2 एग्ज़ाम होता है, 2015 के 1 एग्ज़ाम में इस स्लैब में चेंज किया गया था, यानी पर पार्ट में कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। पर पार्ट में 30% की स्कोरिंग जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी मानी गई थी, जबकि नॉर्मली क्या होता है 25%। तो आप देखें कि 2015 के एग्ज़ाम 1 में, जो कि अप्रैल में होता है, एग्ज़ाम 2 कब होता है? सितंबर में होता है। तो एग्ज़ाम 1 में जो है ईच सब्जेक्ट, ईच पार्ट का जो पेपर है आपका, उसमें 30% का स्लैब है, लेकिन उसके बाद जो है इसको 25% रखा गया। तो इस बार चांसेस ज़्यादा हैं, अगर वॉल्यूम ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं इस बार, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं इस बार, तो इस बार देखिएगा इसमें कि एक क्राइटेरिया में इस पार्ट को थोड़ा सा रेमनीफाई किया जा सकता है। नंबर 1 रेमनीफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर ऑफ़ सीट्स के बारे में। क्या इस बार नंबर ऑफ़ सीट्स ज़्यादा हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं? देखिए, यूपीएससी एग्जामिनेशन का एक बहुत ही बेसिक फंडा है इसमें, खासकर आर्म फोर्सेस एग्जामिनेशन जिसमें आप जा रहे हैं, उनके पास काफ़ी कैलकुलेटेड और बहुत ही बढ़िया अप्रोच है इसमें। अगर आप में क्वालिटी है तो आपके लिए एक ही सीट है, और नहीं है तो तभी भी आप एक ही सीट लूज़ करेंगे। नंबर ऑफ़ सीट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये फ़र्क पड़ रहा होता है इसमें तो आज भी हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ सीट्स इन ऑफिसर्स एंट्री ये वैकेंट है, आप गूगल करके चेक कर लीजिएगा इसको। तो ज़ाहिर सी बात है उनको ये वैकेंसी को फिलअप करना ये ज़रूरी कंपल्शन नहीं है, ये सिर्फ नंबर ऑफ़ सीट्स का अलॉटमेंट है, क्योंकि एनडीए एक रेगुलर एग्जामिनेशन है और रेगुलर एग्जामिनेशन पे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स डिसाइड होते हैं इसमें। तो एक जर्नल स्लैब माना जा सकता है। देखिए, इसमें मैं कह रहा हूँ जर्नल स्लैब माना जा सकता है। कभी 380 की, 390 की पूरे टोटल स्ट्रेंथ आती है इसमें, कभी लास्ट टाइम हमारे पास 418 का पूरा टोटल कैंडिडेट्स का कैंडिडेचर लिया गया था इसमें ये। तो जाहिर सी बात है हम इन एन एवरेज अगर लेके चलें कि अगर हम 400 कैंडिडेट मानते हैं एक एग्ज़ाम के लिए, NDA 1 NDA 2 के लिए मानते हैं, तो दोनों को मिला के अगर मर्ज किया जाए तो अप्रॉक्स 800 का सीट बन सकता है इसमें। लेकिन ये 800 का सीट अप्रॉक्स जो होगा वो आने वाले समय में पता चलेगा, कुछ ही दिन में पता चल जाएगा। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत है, क्योंकि आप एक सीट को एक्वायर करने वाले हैं और इसका क्राइटेरिया जो है इस तरह से बना हुआ है कि आप जो है इसमें ऐसा नहीं है कि जो टॉप 20 होगा टॉप 30 होगा, इसमें पर पेपर के सेट पे आपका रिज़ल्ट बनेगा। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट सोचते हैं इस बार तो सीट वो ज़्यादा लेके जाएंगे, ये ज़्यादा लेके जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत पेशेंस से आराम से तैयारी करिए। इसके 3 अलग अलग स्टेप्स हैं। जनरली क्या होता है, देखिए मैं 17 ईयर्स के इस एग्जामिनेशन के परसेप्शन पे बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हम जो है 2-3 बार देखें और बात कर लें इसमें। इस एग्जामिनेशन मैंने देखा है कि जब नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो ज़्यादा होने का क्या प्रॉस एंड कॉन्स होगा इसमें, क्योंकि हमारे पास इस इंटरव्यू के बाद स्टेज 2 जो SSB इंटरव्यू होता है ना, तो SSB इंटरव्यूज़ के लिए हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स एक बार में टेस्ट नहीं किए जा सकते हैं।
इसलिए अगर हम कहें कि सीटें डबल कर दी जाएंगी और उनके कैंडिडेचर को भी डबल कर दिया जाएगा, तो रिटन एग्ज़ाम में ज़्यादा कैंडिडेट लेने का मतलब है कि एसएसबी में रिजेक्शन भी ज़्यादा होगा, क्योंकि एसएसबी में एक बोर्ड को एक समय में सिर्फ 10 कैंडिडेट्स, हार्डली 6 to 10 कैंडिडेट्स को ही वो टेस्ट करते हैं। तो अगर वो ज़्यादा वॉल्यूम में कैंडिडेट्स को ले लेंगे तो फिर तो वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा और आने वाली जो दूसरी एंट्रीज़ हैं वो हैम्पर हो सकती हैं। तो ये स्ट्रैटेजी फाइनली तो एसएसबी भी डिसाइड करते हैं और पूरा बोर्ड डिसाइड करेगा। लेकिन ज़्यादा सीटें होने से नुकसान भी है, एक बार मैं बताऊँ। ज़्यादा सीट होने से क्या होगा, क्योंकि एसएसबी का अलॉटमेंट होगा और एक बोर्ड में 6 से 10 तक ही कैंडिडेट्स को चेक किया जा सकता है। तो सोच लीजिए कितने कितने सारे बोर्ड्स बनेंगे, और उसके भी ऑप्शंस लिमिटेड हैं। इंडिया में काउंटेड ही सिलेक्शन सेंटर्स हैं। तो यहाँ पर जो है मैं बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं देख रहा हूँ कि बहुत सारा सीट को बढ़ा दिया जाए। एक कैलकुलेटेड सीट होगा इसमें, और इसकी स्केलिंग जो की जाएगी इस बार, ये मुझे लगता है कि इसके जो परसेंटेज है पर पेपर सब्जेक्ट्स का, उसमें भी शायद कुछ चेंजेस किया जाए, क्योंकि अलग अलग ईयर्स में जो है यूपीएससी जो है अपने सेगमेंट में चेंज करता है। मैंने कुछ ऐसे सेगमेंट्स के दूसरे एग्जामिनेशन पे भी बनाया हुआ है इसमें। ऐसे ही मैंने सीडीएस के एग्जामिनेशन में भी देखा हो, जो सीनियर एंट्रीज़ रहती हैं इसमें। तो सीडीएस के एग्जामिनेशन में हमने देखा है कि 2019 का जो एग्ज़ाम था उसमें पेपर सेकंड जो होता है, जिसको हम कहते हैं जनरल नॉलेज का पेपर, उसमें नॉर्मली जो है 20% का स्लैब रखा जाता था। लेकिन उस साल 2019 के एग्ज़ाम नंबर 1 में जो है इसको 10% कर दिया गया था। तो पर पेपर में परसेंटेज, मिनिमम परसेंटेज को अप एंड डाउन किया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, सिर्फ आप हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, एक कैलकुलेटेड और स्ट्रैटेजिक वर्क से काम चलेगा। हर एक पेपर के आपके पास सेगमेंट ज़्यादा होने चाहिए। अब हम बात करें किस टॉपिक पे जो है आपकी स्कोरिंग ज़्यादा अच्छी होगी, तो आप जो है इसमें ज़्यादा अच्छा कमांड कर सकते हैं। देखिए, मैं बहुत उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि इस बार लड़के ज़्यादा स्कोर करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ़ सीटें ज़्यादा हैं इसमें, या बहुत सारे लड़के इस बार आ रहे हैं। ध्यान रखना चाहिए कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स अपने रेगुलर स्टडी पैटर्न पर नहीं हैं। आप सोच रहे होंगे कि बहुत सारे लड़के या जो कैडेट्स हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उसका स्कोप बहुत ज़्यादा नहीं देख रहा हूँ मैं। हम देख रहे हैं इसमें कि बहुत सारे कैंडिडेट्स अपने रेगुलर स्टडीज़ जो कि ऑफलाइन होती है उससे वो डिशेड्यूल हो चुके हैं, एक प्रेशर में है इसमें। तो आप ये उम्मीद करिएगा कि अगर आपकी स्ट्रैटेजी उनको देखकर बनती है इसमें, तो आप यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर कट अपने आप को श्योर कर पाएंगे। इसमें बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाइएगा, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स की स्कोरिंग करना, मार्क्स ऑब्सेस्ड होने का मतलब ये है कि आप बहुत सारा एरर्स करने वाले, और बहुत सारे एरर जो है आपके रिजेक्शन में ले जाएगा, क्योंकि नेगेटिव स्केलिंग भी है, नेगेटिव मार्किंग पैटर्न है इसमें। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि नंबर ऑफ़ सीट्स का अलॉटमेंट जो है उसमें बिल्कुल भी नहीं फंसना है इसमें, क्योंकि ये कैलकुलेटेड ही सीट होगी। क्योंकि ये स्टेज 2 में जब एसएसबी में कैंडिडेट्स अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर उनके एसएसबी के प्रोसीजर को लेने में बहुत समय लग सकता है। तो मुझे नहीं लगता है कि शायद अभी एसएसबी के लिए बहुत सारी बोर्ड इनके लिए रेडी होंगे इसमें। फिर भी अगर ज़्यादा होती है, अगर बाई चांस नहीं डबल कर दिए जाते हैं, तो एसएसबी में रिजेक्शन के चांसेस हम देखेंगे उस समय ज़्यादा हो जाएँ, क्योंकि स्क्रीनिंग में भी 50% से ज़्यादा लड़के ऐसे ही निकल जाएंगे। तो इसका प्रॉस एंड कॉन्स दोनों ले लीजिएगा। तो बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होना, बिल्कुल बैलेंस अप्रोच में जाना है। ये कोई रेलवे का एग्ज़ाम नहीं है कि नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ गई तो सभी लड़के चले जाएंगे। स्टेज 2 के एग्ज़ाम में भी है। तो बहुत ही एक बैलेंस अप्रोच में लेके जाना है। तीनों पेपर की स्ट्रैटेजी बनानी है। पेपर 1 मैथ्स, पेपर 2 इंग्लिश, पेपर 3 आपका जनरल साइंस एंड जनरल अवेयरनेस। इन तीनों का ही स्लैब मुझे लगता है इस बार जो है 25% को शायद कुछ आगे पीछे किया जाए, जिससे कि कैंडिडेट्स को जो है एक एवरेज रैंकिंग देकर ही चेस करें। ये एग्ज़ाम में या यूपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम में कभी भी जो है अबव 50% से ज़्यादा आप नहीं देखते हैं इसमें कटअप जाता है। बिलो 50% पे ही कटअप रहेगा, बहुत नीचे ही कटअप रहता है। आप 1/3 मान के चलें। अगर 100 मार्क्स है इसमें तो आप लेके चलें इसमें कि 32-35 तक में इसका कटअप बनता है इसमें। ये नहीं कि बहुत सारे सीट्स होंगी तो बढ़ जाएगा। ये ज़रूर चांसेस हैं कि शायद स्लैब में कुछ चेंजेस किए जाएँ और मार्जिनल कुछ चेंज होगा। तो इसमें बहुत सारा आपको सोचने का ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आपको कट ऑफ मार्क्स के बेसिस पर जो है एक स्ट्रैटेजी बनाई कि पर सिलेबस का, पर जो सेक्शंस हैं आपके 3 सेक्शंस हैं, उनके कुछ जो परसेंटेज का जो वेटेज होता है उसको थोड़ा चेंज किया जा सकता है। 25% की जगह 30% किया जा सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा हैं तो उनको सीट को थोड़ा सा मिनिमल करना है इसमें। क्योंकि मिनिमम नहीं करेंगे इसमें तो बाद में एसएसबी कैसे करेंगे, इस बात का भी ध्यान रखना है हमें। तो इस बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ़ सीट्स में ज़्यादा होने का मतलब आप ज़्यादा अटैम्प्ट्स मत कर लीजिएगा कि नहीं बहुत सारे स्कोर लड़के ज़्यादा करेंगे। बहुत कैलकुलेटेड जाइएगा। यूपीएससी का ट्रेंड खासकर आर्म फोर्सेस ऑफिसर्स एंट्री में बहुत सारे चेंजेस की डिमांड नहीं करता, तो यहाँ पर अपने कैलकुलेटेड स्टेप्स को लेकर चलना है। अब हम बात करेंगे हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। आपकी स्ट्रैटेजी में तीनों सब्जेक्ट्स को ध्यान रखना है, 3 पेपर को ध्यान रखना है।
नंबर 1 मैथमेटिक्स के कुछ 5-6 सेगमेंट्स हैं जिनके ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाया है, उनको ध्यान से पहले पढ़ लीजिए। उनके कौन कौन से सिलेबस के पार्ट्स हैं जिनके क्वेश्चन ज़्यादा हैं, इनके ऊपर थोड़ा फोकस करिएगा। पेपर 2 आपका जो इंग्लिश का पेपर रहता है उसमें कॉम्प्रहेंशन के पार्ट को और ग्रामर का पार्ट, ये स्कोरिंग पेपर है, इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। जीएस के पार्ट में आप करंट अफेयर्स को थोड़ा सा फोकस करिएगा। करंट अफेयर्स जो है इस बार बहुत ही बढ़िया होगा आपका, और ये सिलेक्शन के लिए एक इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करने वाला है। तो मुझे लगता है कि इस बार आप एनडीए के एग्जामिनेशन के लिए कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखेंगे। नंबर 1, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है वो इस बार जो है सितंबर के एग्जामिनेशन के लिए जून 30 तक फॉर्म को अप्लाई कर देंगे। नंबर 2, ज़्यादा सीट्स होने का मतलब ये नहीं है कि हमारी स्कोरिंग बढ़ जाएगी। इसकी स्कोरिंग में कुछ टेक्निकल चेंजेस आएंगी। पर पेपर का स्लैब जो 25% यूजुअली रहता है, लेकिन 2015 के फर्स्ट एग्ज़ाम में इसका स्लैब 30% कर दिया गया था। इस बार भी कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा, इस एग्ज़ाम में कभी भी जो है 40%, 50%, 60% कट ऑफ नहीं बनता है। हमेशा इस एग्ज़ाम का एक नेचर रहता है, वो नेचर अपने आप को मेंटेन ज़रूर करेगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम की डिग्निटी है। और इसीलिए जो है आपको स्कोरिंग करने से पहले ध्यान रखना है कि मुझे इसका नेगेटिव मार्क स्केलिंग जो है उसको भी फोकस करना है। कितने भी कैंडिडेट्स बैठे, लैक्स ऑफ 10 लैक्स भी बैठे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी स्ट्रैटेजी में लेके चलना है और मुझे 40% करना है। आप पूरे एग्ज़ाम में अपने 40% का टारगेट बना कर रखिए, एंड लेट मी गिव यू दैट एश्योरेंस दैट यू आर गोइंग टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। 40% का मतलब है कि एग्जामिनेशन में हर एक पेपर में आप 40% ही करेंगे, करेक्ट। यानी कि अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में 40% करेंगे, इंग्लिश की करें तो वही 40% करेंगे, और तीसरा पेपर जनरल साइंस एंड जनरल एबिलिटी है, आपका अवेयरनेस है, करंट अफेयर्स जो है उसमें भी आपको 40% करना। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करिएगा, क्योंकि ये इसका अभी तक का ट्रेंड रहा है, कभी भी इस स्कोरिंग को उसने बाउंस नहीं किया है इसमें। तो ये एक स्ट्रैटेजी बनाइएगा, ओवर प्रेशराइज मत हो जाएगा। बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ नहीं इस बार बहुत बढ़ेगा, बहुत मेहनत कर, कुछ नहीं करना, स्ट्रैटेजी में जाना है। देखिए बहुत सारा समय नहीं है, लॉकडाउन के कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी प्रेशरस हैं, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप ये सोचिए कि मैं कुछ अलग करके दिखाऊंगा। अगेंस्ट एडवर्सिटीज़ और डिफ़िकल्टीज़ मेनी पीपल ब्रेक एंड सम ब्रेक रिकॉर्ड्स। इस बात को ध्यान रखेंगे। अभी एडवर्सिटी का समय है, मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट जो है ऑफलाइन पढ़ते हैं, बहुत लंबे समय से उनकी शेड्यूलिंग ब्रेक हो गई है। आप जो है अपनी प्रॉपर स्ट्रैटेजी से एडवर्सिटी में एकदम बाउंस बैक करिए। कोई ऐसा ये मिथ है इसमें कि इस बार बहुत अच्छा है स्कोरिंग, ऊपर स्कोरिंग जाएगा, इसमें 40% स्लैब को ही फोकस करना है, इससे ज़्यादा टच मत करिएगा अगर आप श्योर नहीं है तो। कुछ पेपर में आपकी स्कोरिंग जो है, जैसे मैथमेटिक्स लेते हैं, कुछ लोगों का फेवरेट है इसमें, कुछ इंग्लिश ले लेते हैं, इंग्लिश भी बहुत अच्छा स्कोरिंग है इसमें। आउट ऑफ 100 आप 90 स्कोरिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन एन एवरेज आपकी स्कोरिंग जो है हर एक पेपर में 40 से नीचे मत रखिएगा, बस 40 कर दीजिएगा, और ये श्योरिटी है आपको कि देखिए आपका रिजल्ट होगा इसमें। लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि कहीं ज़्यादा आप जो है अपने ओवर एक्सपेक्टेशन में जो है कहीं ज़्यादा आप स्कोरिंग के चक्कर में कि नहीं कुछ ज़्यादा होने वाला है, आप उसमें एरर्स को ज़्यादा करें, ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा। श्योर सर्टन होंगे तभी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। तो मुझे लगता है कि इस बार की हमने जो एनडीए से रिलेटेड डाउट्स थे उनको मैंने जो बताया आपको क्लियर हो गया होगा इसमें। इस वीडियो के साथ अगर क्लियर नहीं होगा इसमें तो आप अपने कमेंट्स लिखिएगा, मैं आपको पर्सनली इसके साथ बताऊँगा इसमें। ओके बॉयज़, थैंक यू।